गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था? अवध, है ना। तो अवध की हमने उत्तराधिकारी राज्य के रूप में क्या पढ़ी? स्थापना। ठीक है। और कल की क्लास में हमने ये जाना था कि 1722 में सादत खां के द्वारा जब अवध प्रांत की स्थापना की गई, उसको सुव्यवस्थित किया गया, वहां पर जितनी भी प्रशासन में अनियमितताएं थी, उन अनियमितताओं को दूर करके एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? सादत खां के द्वारा किया गया। ठीक है। फिर सादत खां के द्वारा जब प्रशासन को सुगठित कर दिया जाएगा और वह इसे एक स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य के रूप में क्या करेगा? स्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इन सभी कार्यों को करने के लिए केंद्रीय मुगल सत्ता का सहायता नहीं लिया था। और जब केंद्रीय मुगल सत्ता की सहायता के बिना उसने यहाँ पर संपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए, तो जनता की निष्ठा अपने उस शासक के प्रति होगी जिसने उन्हें सुविधाएं दी। ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि सादत खां जो है वो एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना के साथ साथ एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में अवध की स्थापना करने में क्या रह जाता है? सफल हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि केंद्रीय मुगल प्रशासन इसी के शासन काल के दौरान वहां पर लगातार कमजोर होता जा रहा था। उसका एक मुख्य कारण मुगल सत्ता पर होने वाले मराठा आक्रमण और आपके उत्तर पश्चिमी सीमा वाला जो भारतीय प्रदेश है वहां से होने वाले अफगान आक्रमण थे। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा है, अफगानों का आक्रमण हो रहा है, तो ये मुख्य रीजन था। ठीक है। अब आप देखेंगे कि केंद्रीय मुगल प्रशासन कमजोर हो गया, लेकिन आपके अवध का प्रांत, हैदराबाद का क्षेत्र और कर्नाटक क्षेत्र, इसके अलावा बंगाल वाले क्षेत्र में उत्तराधिकारी राज्यों की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। लेकिन इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना साम्राज्य विस्तार क्या कर रही थी? लगातार कर रही थी। तो कई युद्ध का सामना जो है वो हैदराबाद के नवाबों को, फिर आपके बंगाल के जो प्रांतीय गवर्नर हैं उनको, और उसके बाद अवध के प्रांतीय गवर्नरों को भी देखना पड़ा। हमने तीनों उत्तराधिकार राज्य की स्थापना और संघर्ष को पढ़ लिया है। अवध को तो आपने 1722 से लेकर 1856 तक जितने भी गवर्नर्स हुए उनको कल की क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन जब हम इसी अवध प्रांत को डिस्कस कर रहे थे, तब आपने देखा था कि बक्सर का युद्ध जब 1764 में समाप्त हुआ और उस युद्ध में तीन पक्षों ने भाग लिया था। पहला पक्ष था आपके मुगल का जो केंद्रीय प्रशासन है उसका शासक शाह आलम द्वितीय। दूसरा पक्ष जो था वो था आपके बंगाल का नवाब, कौन था? मीर कासिम। और तीसरा पक्ष था अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो ये तीनों ने क्या किया था? आपके भाग लिया था। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने इनके साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की, तो तीनों के साथ अलग अलग क्या किया? संधि की शर्तें मंजूर करवाई और बहुत बड़ा प्रदेश जो है वो इनके क्षेत्र का, इनके प्रशासन वाले क्षेत्र का अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। साथ ही इलाहाबाद की संधि में एक महत्वपूर्ण चीज आपने जानी थी कि अवध वाला जो प्रांतीय क्षेत्र है वहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ब्रिटिश सेना को रखने के लिए भी जिम्मेदारी दी और कहा कि अवध प्रांत में लगातार हमारी ब्रिटिश सेना क्या करेगी? उपस्थित रहेगी। ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर समझें कि जो आपके ब्रिटिश सेना है, कौन है आपके? ब्रिटिश सेना। ये कहाँ पर रह रही है? आपके अवध वाले क्षेत्र में। कहाँ रह रही है? आपके अवध। अब अवध वाले क्षेत्र में जब आपके ब्रिटिश सेना रह रही है, तो ये जो आपके ब्रिटिशर्स है ये किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करते थे। ठीक है। इनका किसी भी काम को करने से पहले एक विशेष क्या होता था? उद्देश्य होता था। आप देखेंगे कि ये है आपका अवध। क्या है आपका? अवध। ठीक। इस वाले क्षेत्र में क्या था? आपका बंगाल था। ठीक। और यहाँ आपके क्या है? दिल्ली है ना। तो दिल्ली में आपका केंद्रीय मुगल प्रशासन है। और आप जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आपके बंगाल के बाद
अपना राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे, तो इस वाले क्षेत्र से, ये है भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये है आपका नॉर्थ और ये क्या है आपका वेस्ट, तो ये हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट, जिसको आप बोलते हैं पश्चिमोत्तर सीमा। ठीक है, तो ये जो पश्चिमोत्तर सीमा वाला क्षेत्र है, यहां से अफगानों के आक्रमण शुरू हुए। किसके आक्रमण शुरू हुए? और अफगानों के जब आक्रमण शुरू होंगे, तो सबसे असुरक्षित क्या होगा आपका? दिल्ली होगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि दिल्ली के बाद असुरक्षित क्या होगा आपका? अवध होगा। फिर इसके बाद क्या असुरक्षित होगा आपका? बंगाल होगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बंगाल वाले क्षेत्र में तो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी है। क्या स्थापित हो चुकी है? हाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एक ये पॉलिसी अपनाती थी कि इसकी सीमाएं जिस क्षेत्र से लगेंगी, किससे लगेंगी? जिस क्षेत्र से लगेंगी, उस क्षेत्र को सबसे पहले क्या कर दो? सुरक्षित कर दो। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्णय होगा वो सबसे पहले किसे सुरक्षित करने का होगा? अवध को। ठीक है, तो जब ये अवध को सुरक्षित करने का क्या करेंगे? प्रयास, तो यहाँ पर वो क्या रखेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर अपनी क्या रखेगी? सेना रखेगी। ठीक है, और ये अवध प्रांत जो है वो बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए किन दो राज्यों के बीच में या किन दो प्रांतों के बीच में आ रहा है? तो आंसर है यहाँ पर कि दिल्ली और बंगाल के बीच में आ रहा है। तो जब कोई प्रांत जो है वो दो प्रांतों की सीमाओं के बीच में आता है, ठीक है, तो उस प्रांत को क्या कहा जाता है? बफर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, तो अवध जो है वो एक आपके क्या बन गया? बफर स्टेट बन गया। किस संधि के बाद बना? आपके इलाहाबाद की संधि के बाद बना। ठीक है, और आप देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि के बाद ये एक बफर स्टेट के रूप में था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल क्षेत्र में जो उनका अधिपत्य या साम्राज्य स्थापित किया गया है, उसकी सीमाओं को अफगानी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखती थी। किससे सुरक्षित रखती थी? अफगानी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखती थी। अब उन्होंने इसको यानी अवध को बफर स्टेट बनाने के लिए एक पॉलिसी लाई। क्या लाई? आपके पॉलिसी लाई। तो आप देखेंगे कि उस पॉलिसी को रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। किस पॉलिसी के नाम से? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश सत्ता है, जब वो आपके शुरुआती दौर पर बंगाल में अपनी साम्राज्य का क्या कर रही है? विस्तार कर रही है। बंगाल वाले क्षेत्र में अपने साम्राज्य की स्थापना करती है, और इसके बाद वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या करेगी? युद्ध करेगी। तो इसी के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे दो मोर्चों पर आगे क्या करना है? युद्ध के मोर्चे संभालना है। ठीक है, एक क्षेत्र उसके लिए रह जाएगा आपका मैसूर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका? मैसूर। तो यहाँ पर बंगाल के बाद कहाँ पर युद्ध होने वाले हैं? मैसूर में। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर युद्ध होने वाला है कहाँ पर? मराठा पर। तो आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर वाले क्षेत्र पर दो मोर्चों पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने वाली है? युद्ध लड़ने वाली है। ठीक है, तो उसको क्या करने पड़ेंगे? इस बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बफर स्टेट्स का क्या करना पड़ेगा? निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब वो बफर स्टेट्स का निर्माण कर लेगी, तो इसके माध्यम से कंपनी की जो प्रशासनिक सीमाएं हैं ये थोड़ी सुरक्षित हो जाएंगी। क्या कर जाएंगी? थोड़ी सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन कंपनी आगे सोचेगी कि हमको इसे लॉन्ग टर्म के लिए यानी दीर्घ काल तक के लिए क्या करना है? सुरक्षित करना। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म या दीर्घ काल तक के लिए सुरक्षित करने के लिए कंपनी एक और पॉलिसी अपनाएगी जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। क्या नाम है? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को सहायक संधि प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से कंपनी ने युद्धों का सहारा नहीं लिया। आप यहां पर देखेंगे कि इस वाले फेज में दोनों जगह मैसूर और मराठा में क्या होंगे? युद्ध होंगे। यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध होंगे, यहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे। ठीक है, यहाँ 3 एंग्लो मैसूर वॉर होने हैं, यहाँ 4 एंग्लो मराठा वॉर सुने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दौर पर तो युद्ध के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसे ये समझ में आया कि युद्ध की नीति जो है वो काफी खर्चीली है, इससे आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
दूसरा, जितना लाभ हम कमाते हैं वो पैसा भी किस में खर्च हो जाता है, युद्ध में ही खर्च हो जाता है। तो अब यहाँ पर कि हम तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, हम तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर जो पैसा कमाएंगे उसे युद्ध की त्रासदी में बहा देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा। तो अब आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों की नीति को अपनाने की बजाय एक नई नीति अपनाई जिसको सहायक संधि कहा गया, जिसमें आपके ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध करेगी, क्या नहीं करेगी, युद्ध नहीं करेगी, और बिना युद्ध करे ही जो आपके भारतीय क्षेत्र में आने वाली देसी रियासतें हैं उन पर अपना प्रशासन, साम्राज्य और नियंत्रण तीनों चीजें स्थापित कर लेगी। ठीक है, तो सहायक संधि प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें आपके देसी रियासतों के शासकों ने और आपके कुछ प्रांतों ने स्वेच्छा से उस सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया। कुछ राज्यों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाव बनाया और दबाव बनाकर उन्हें सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर भी किया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसमें बेसिकली आपको ये जानना है कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किन किन प्रशासनिक नीतियों को अपनाया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसका विस्तार करने के लिए कुछ प्रमुख आपकी नीतियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, पहली जो नीति थी वो थी आपके संघर्ष और युद्ध की नीति। कौन सी नीति, संघर्ष और युद्ध की नीति। और संघर्ष और युद्ध की नीति में आपने देखा कि बंगाल वाले क्षेत्र में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा, फिर आप देखे बक्सर का युद्ध लड़ा, फिर आपने देखा था कि हैदराबाद वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका, हाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका हैदराबाद वाला यहाँ पर युद्ध लड़े, फिर आप देखेंगे कर्नाटक वॉर लड़े थे। हाँ, तो आपके हैदराबाद प्रांत के अंतर्गत ही तो क्या आता था, कर्नाटक आता था। तो यहाँ पर उन्होंने 3 एंग्लो कर्नाटक वॉर्स लड़ लिए। ठीक है, और फिर उस क्षेत्र पर कब्जा किया। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ एंग्लो मैसूर वॉर होंगे, यहाँ एंग्लो मराठा वॉर होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरुआती दौर पर अपने साम्राज्य को स्थापित और विस्तारित करना चाहेगी तो पहली नीति जो अपनाएगी वो है युद्ध और संघर्ष की नीति। कौन सी नीति, युद्ध और संघर्ष की नीति। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो दूसरी पॉलिसी अपनाएगी उसे बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी। इसी नीति को घेरे की नीति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, घेरे की नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर आप देखेंगे कि आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 नई नीतियों का अनुसरण किया जिसमें वो युद्ध और संघर्ष का साथ नहीं लेती। ठीक है, अच्छा, ये रिंग फेंस पॉलिसी में क्या मुद्दा है, इसमें मुद्दा है सुरक्षा का। किसका मुद्दा है, सुरक्षा का, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य की सीमा को अपने निकटवर्ती जो आपके रियासत है, देसी रियासत है या प्रांत है, पहले उन्हें सुरक्षित कर देती है, तो दूरस्थवर्ती जो आपके आक्रमणकारी आएंगे उनसे उसकी सीमा क्या होती है, स्वतः सुरक्षित हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये तो कैसी नीति थी, सुरक्षा की नीति थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सहायक संधि प्रथा का अनुसरण किया। सहायक संधि प्रथा या सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी नीति है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिना युद्ध किए ही विभिन्न राज्यों को अपने राज्य में या साम्राज्य में क्या कर लेगी, शामिल कर लेगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा राज्य विस्तार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि प्रथा के नाम से ही किया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो नीति है ये राज्य विस्तार की नीति है, लेकिन कैसे है, आपके बिना युद्ध किए। कैसे है, आपके बिना युद्ध किए। लेकिन आप देखेंगे कि बिना युद्ध करे ही उन लोगों ने अपनी सेना रख ली, है ना, सेना का बहुत बड़ी विशाल सेना का गठन कर लिया, राजकोष से ले लिया पैसा, शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर लिया, अन्य यूरोपियन को भगा दिया। ये सब चीज संभव कर पाई है किस वाली नीति से, सहायक संधि की नीति से। ठीक है, उसके बाद जितना क्षेत्र बचेगा जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी कि हम संपूर्ण अखंड भारत में अपना एक छत्र शासन स्थापित करें, तो जितनी रियासतें बच गईं तो उन रियासतों पर या आपके प्रांतों पर अब वह क्या करेगी, तीसरी नीति अपनाएगी जिसे व्यापगत का सिद्धांत या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में
ये लैप का मतलब होता है गोद, क्या होता है आपका? गोद। तो ऐसा शासक जिसका स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं है, स्वयं की उसकी संतान नहीं है, यदि वह किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे को क्या लेता है? गोद लेता है और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, तो ब्रिटिश शासन ने कहा कि हम उस शासक के को उस क्षेत्र में शासक नहीं मानेंगे और उसका राज्य हम अधिग्रहित कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का अनुसरण करते समय कुछ गलतियां भी ब्रिटिश प्रशासन ने करी। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो यह था कि आपके उत्तराधिकारी जो होना चाहिए वो खुद का होना चाहिए, गोद लिया हुआ या दत्तक पुत्र जो है उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। लेकिन फिर आपने अवध को कुशासन का आरोप लगा के क्यों शामिल किया? ठीक है। यानी आप तो कह रहे हो कि गोद प्रथा के कारण, लेकिन आप कुशासन एक पैरामीटर डिसाइड कर रहे हो और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत उसका एनेक्शर कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जितने क्षेत्र बच जाएंगे उसको एनेक्शर किस माध्यम से करेगी? आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत नीति के सिद्धांत के अंतर्गत करेगी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो है वो बेसिकली कितनी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं? दो। पहली पॉलिसी जो है वो है आपकी रिंग फेंस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? आपके रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है। तो रिंग फेंस पॉलिसी जो है आपकी, इसे घेरे की नीति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाँ। अब इस घेरे की नीति के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती थी? ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये जो आपका पहला राज्य आपको इस इमेज पर दिखाई दे रहा है वो राज्य है आपका ब्रिटिश राज्य। क्या है आपका? ब्रिटिश राज्य। ठीक है। तो ये आपका ब्रिटिश राज्य है। अब आप देखेंगे कि इस ब्रिटिश राज्य के चारों तरफ जो हैं वो भारतीय देसी रियासतें और अन्य प्रांत उपस्थित होंगे। ठीक है। जैसे कि हमने ऐसे नंबर दे दिया कि ये 1 नंबर का है, ये 2 है, फिर ये 3 है, ये आपके 4 या 5 और 6, ऐसे आपकी स्टेट्स हैं जिनकी सीमा, इस ब्रिटिश राज्य की सीमा इन सभी राज्यों से क्या करती है? टच होती है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यदि आपके कोई आक्रमणकारी राज्य आएगा, कौन सा आएगा? आक्रमणकारी राज्य। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये 2 नंबर का स्टेट ही ब्रिटिश राज्य के ऊपर क्या करने वाला है? आक्रमण करने वाला है। तो वो क्या करेगा कि यह ब्रिटिश राज्य सबसे पहले इस 2 नंबर के राज्य को क्या करेगा? युद्ध करके पराजित करेगा। और युद्ध करके पराजित करने के बाद यहाँ पर इसके प्रशासनिक क्षेत्र में ही अपनी सेना को रखवाएगा। अब सेना कौन रखेगा? 2 नंबर का स्टेट रखेगा, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? वही शासक उठाएगा जो 2 नंबर प्रांत का क्या है? शासक है। जबकि सेना किसकी है? ब्रिटिशर्स की। तो इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इन सभी राज्यों को क्या किया? पहले जीता। पहले क्या करेगा? जीतेगा। और इन सभी राज्यों के अंदर इन शासकों के प्रतिनिधित्व में अपनी सेना को रखवाया। लेकिन उस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? यह ब्रिटिश राज्य उठाएगा। ठीक है। तो पहला जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि यह ब्रिटिश राज्य जो है वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हाँ। तो इसकी जो समीपवर्ती यानी निकटवर्ती जो राज्य हैं उनसे अपने आप को क्या कर लिया? उसने सुरक्षित रख लिया। लेकिन मैं कह रही हूं कि अब जो यहाँ पर एक राज्य है, हम मान लेते हैं ये ए नाम का स्टेट है। ठीक है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि ये आपका बी नाम का स्टेट है। किस नाम का स्टेट है? बी नाम का। तो आप देखेंगे कि ए नाम का स्टेट जो है, अगर इसे ब्रिटिश अधिपत्य या ब्रिटिश का जो राज्य है उस पर आक्रमण करना है तो वो सबसे पहले कहां से होकर आएगा? 2 नंबर के स्टेट से होकर आएगा। और जब वो 2 नंबर के स्टेट से होकर आएगा तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या है? आपके ब्रिटिश सेना है। अब इस वाले राज्य से और अधिक ब्रिटिश सेना इसको क्या कर दी जाएंगी? भेज दी जाएंगी। और जब युद्ध होगा तो इन दोनों की सीमा पर होगा। कहां पर होगा? इस वाले रीजियन पर होगा। ठीक है। और जब युद्ध यहाँ पर होगा तो आप देखें कि ये आपका क्या हो जाएगा? युद्ध में पराजित हो जाएगा और ये विजित हो जाएगा। ठीक है। एक और बात कि आप देखेंगे कि युद्ध में अधिकांशतः क्षति किसको होगी? 2 नंबर स्टेट को होगी, ब्रिटिश राज्य को तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो क्या है? सुरक्षित रह गया। तो आप देखेंगे कि ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है इसमें पहला शब्द जो है वो है रिंग। क्या है आपका? रिंग। तो रिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि यह ब्रिटिश राज्य के साथ जितने भी राज्य इस रिंग वाले स्ट्रक्चर पर आपकी सीमा साझा करते हैं उन राज्यों से पहले अपने आप को सुरक्षित करना।
ठीक है। और फेंसिंग का मतलब होता है सुरक्षा कवच बनाना। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये जो जितने भी स्टेट्स हैं, इनके माध्यम से उसने क्या कर लिया, अपना ये सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया। समझ में आया? ये सुरक्षा घेरा को क्या कर लिया उसने, मजबूत कर लिया। यानी ये एक तरीके से डुअल प्रोटेक्शन आपके अपना चुके हैं। ठीक है। इसी पॉलिसी को रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए। तो अब जो है वो रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है, ये तब आई जब आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और हैदराबाद वाले क्षेत्र में आंग्ल कर्नाटिक युद्ध में संघर्षरत थी। ठीक है। तब इन्होंने जो है वो आपके रिंग फेंस पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है। आप देखेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी को लाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम रिंग फेंस पॉलिसी को लाने वाला व्यक्ति कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत करते क्या थे? तो आपने देखा कि ये जो आपके राज्य थे, कौन से राज्य, 1 2 3 4 5 6 वाले ये जो स्टेट्स हैं, अब आप बताओ कि ए स्टेट और टू स्टेट, क्या बोला मैंने, ये जो आपका ए स्टेट है और ये 2 नंबर का स्टेट है और ये आपका ब्रिटिश राज्य है, तो ब्रिटिश राज्य और ए राज्य के बीच में जो 2 है वो एक बफर स्टेट है। 2 क्या है आपका? एक बफर स्टेट है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से कई सारे बफर स्टेट्स बनाते थे। क्या करते थे? कई सारे बफर स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि बी स्टेट और ब्रिटिश राज्य के बीच में कौन कौन से बफर स्टेट हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 और 4। क्या है आपके? बफर स्टेट्स है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब बी राज्य आक्रमण करेगा तो या तो 3 की सीमा पर करेगा या तो आपके 4 की सीमा पर करेगा। वो डायरेक्टली आपके ब्रिटिश राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो जो रिंग फेंस पॉलिसी है, इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो था आपके बफर स्टेट का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? बफर स्टेट्स का निर्माण करना। तो पहला कदम आपको समझ में आया कि रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया जाता था। रिंग फेंस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बफर जोन्स को बनाकर कंपनी की सीमाओं को क्या करना? सुरक्षित करना। ठीक है। और इसी पॉलिसी का उपयोग आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान और आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आप देखेंगे कि उन्होंने जो राज्य थे, सेना का खर्चा कौन उठाते थे? वो खुद उठाते थे। और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध वो क्या कह देते थे कि हम आपको अपनी सेना दिया करेंगे। क्या देंगे आपको? सेना देंगे। ठीक है। तो वही सेना हम पहुंचाएंगे आपको अगर आप क्या करेंगे, हमको, आपको हम क्या बना रहे हैं? सुरक्षित कर रहे हैं। और हम कैसे सुरक्षित कर रहे हैं? अपनी सेना के माध्यम। तो ब्रिटिश साम्राज्य क्या करता था? 1 2 3 4 5 6 में अपनी सेना रखवाएंगे, लेकिन सेना का खर्चा कौन उठाएगा? वहां के शासक। क्लियर है? ठीक। तो अब यहां पर यह बात आएगी कि इस घेरी की नीति का प्रयोग जो ब्रिटिश सरकार है इसने भारत में कब से कब तक किया? तो आप देखेंगे 1765 से 1813 तक। कब तक किया? 1765 से 1813। 1765 एक टर्निंग ईयर है और ये टर्निंग ईयर जो है वो तब आएगा जब ब्रिटिश सरकार बंगाल में 2 युद्धों के माध्यम से जीत चुकी होगी। एक युद्ध है प्लासी का युद्ध और दूसरा है बंगाल का युद्ध, सॉरी बक्सर का युद्ध। और इन युद्ध के बाद 1765 में इन्होंने एक संधि करी। कौन सी संधि करी? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपना साम्राज्य किस स्टेट में स्थापित किया था? तो आंसर है कि ये संपूर्ण बंगाल क्षेत्र में अपना क्या किया था? साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन आप देख रहे थे कि जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसी समय में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा से लगातार अफगान आक्रमणकारियों का आक्रमण हो रहा था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे। और ब्रिटिशर्स को ये महसूस हुआ कि दिल्ली जो है ये आपके अफगान आक्रमणकारियों से क्या है? बहुत अधिक असुरक्षित है। ठीक है। तो इसने सोचा कि सबसे पहले हम अपने आसपास की सीमाओं को क्या कर लें? सुरक्षित कर लें। तो आसपास की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आपके बंगाल की सीमा से लगने वाला जो प्रांत था जिसका नाम था अवध। क्या नाम था? अवध।
है ना। इस अवध को क्या बनाया, एक बफर स्टेट बनाया। क्या बनाया, बफर स्टेट। और अवध को बफर स्टेट बनाकर अफगान आक्रमणकारियों से पहले तो अवध की सीमा सुरक्षित करी। किसकी सीमा सुरक्षित करी, अवध की। और उसके माध्यम से उसने किसकी सीमा सुरक्षित कर ली, बंगाल की। अब इस कार्यक्रम को या इस प्रक्रिया को करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि में एक शर्त तय की कि आपके राज्य क्षेत्र में हमारी ब्रिटिश सेना रहेगी, और जब आपके ऊपर आक्रमण होगा, यानी आपके ऊपर किसके आक्रमण होंगे, अफगानों के, तो जब आपके ऊपर आक्रमण होगा तो हमारी ब्रिटिश सेना ही उनसे क्या जाएगी, लड़ने जाएगी। लेकिन जब तक ब्रिटिश सेना हमारी आपके यहाँ रहेगी, आपको उनके सैनिकों को रहने का स्थान देना पड़ेगा, उनके खाने पीने की सुविधाएं देना पड़ेगी, उनके समस्त खर्चे उठाने पड़ेंगे, सैनिकों का वेतन आप अपने राजकोष से अदा करोगे। तो पूरी सेना का खर्चा कौन उठाएगा, अवध का नवाब। लेकिन सेना किसकी गठित है, ब्रिटिशर्स की। ठीक है। और यहाँ पर बफर स्टेट क्या बना है, अवध बना है। और सेना कहाँ पर रह रही है, अवध में रह रही। और इस प्रकार से आपने देखा कि सुरक्षा किसकी हो रही है, बंगाल की सीमा की हो रही है। तो बंगाल की सीमा सुरक्षित हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। ठीक है। तो इस पॉलिसी का अनुसरण आपने 1765 के बाद देखा देखा तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद जब आपका पहली बार यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल नया बन के आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने सबसे पहले रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत अवध को ही बफर स्टेट के रूप में बनाया। किसको बनाया, अवध को बफर स्टेट के रूप में बनाया। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि इसने यहाँ पर जो आपके बंगाल वाला क्षेत्र पर एनेक्शर किया था, उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिद्वंदी थे या कॉम्पिटिटर्स जो थे, उसमें 3 प्रमुख शक्तियां थी। पहली शक्ति जो थी वो थी आपके मैसूर की। कौन थे आपके, मैसूर। मैसूर में आपके हैदर अली और टीपू सुल्तान। फिर आप देखेंगे कि मराठा में तो बहुत सारी बड़ी कॉन्फिडरेंसी है, गायकवाड़ भी हैं, होलकर भी हैं और सिंधिया भी हैं। ठीक है। तो ये आपके क्या है, मराठा में। और तीसरे कौन थे आपके, हैदराबाद के निजाम। तो इनके भी क्या हो रहे थे, लगातार आक्रमण हो रहे थे। तो इनके आक्रमणों से भी सुरक्षित करने के लिए उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई है, रिंग फेंस पॉलिसी, जिसमें वो अपनी क्या बढ़ाते थे, सीमा की सुरक्षा बढ़ाते थे। ठीक है। और इसके माध्यम से कंपनी क्या करती थी, कंपनी एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति किसी राज्य विशेष को क्या कर देती थी, सौंप रख देती थी, सौंप देती थी। जैसे अवध को सौंपा। ठीक है। अवध को एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सेना का खर्चा उसे सौंप दिया और वहां पर अपनी एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सेना को क्या कर दिया, गठित कर दिया, ताकि जो आक्रमणकारी, जैसे अफगान आक्रमणकारी, उसको डायरेक्ट ही छू नहीं पाए। ठीक है। तो ऐसा किया किसने, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। अब आप जैसे यहां पर ध्यान देना कि कंपनी उन्हीं राज्यों को बफर स्टेट बनाती थी जिनसे उसको खतरा होता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि आपके ये है मराठा, क्या है आपका, मराठा। तो जब कंपनी आंग्ल मराठा युद्ध करेगी, कौन सा युद्ध करेगी, आंग्ल मराठा। तो कंपनी ने जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध किया तो कंपनी यहाँ लगभग पराजित प्राय थी। ठीक है। और आप देखेंगे कि कंपनी को अपनी हार का बहुत जल्दी एहसास हुआ। उन्हें लगा कि हम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हारे। तो उनको एहसास हुआ कि हमने मराठों के पास अपना कोई बफर स्टेट नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया, बफर स्टेट। तो आप देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो कंपनी लगभग 21 साल के बाद लड़ेगी। कितने साल के बाद, और इस 21 साल के बीच में कंपनी ने क्या किया, तो इस 21 साल के बीच में कंपनी ने इस मैसूर को अपना बफर स्टेट बनाया। क्या बनाया कंपनी ने, मैसूर को अपना बफर स्टेट बनाया। यानी वो जानती थी कि मराठा शक्ति पर अगर अधिपत्य स्थापित करना है तो पहले उसके बाजू में अपने साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित करने के लिए क्या कर लीजिए, एक बफर स्टेट बना लीजिए। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से कंपनी ने अपना रिंग फेंस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किया। ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स के साथ बताया है कि किस तरीके से किया। अच्छा, एक बात और कि कंपनी जो है वो आपके इन बफर स्टेट्स को जब बनाती थी तो तुरंत पे इनका एनेक्शर या अधिग्रहण नहीं करती थी,
वो ऐसा नहीं करती थी कि मैसूर का उसने अधिग्रहण कर लिया, उसने ऐसा नहीं किया कि उसने अवध का अधिग्रहण कर लिया। तो इस पॉलिसी में आप देखेंगे कि कंपनी जिन राज्यों को बफर स्टेट के रूप में ग्रहण बनाती थी उनका अधिग्रहण करने की कभी भी कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि कंपनी अपने राज्य को क्या करना चाहती थी, सुरक्षित रखना चाहती थी। और आप देखेंगे कि यदि बफर स्टेट की सीमा को सुरक्षित कर दिया तो उसकी खुद के साम्राज्य की सीमा स्वतः सुरक्षित हो जाती थी। और एक और बात, उसकी सीमा की सुरक्षा का खर्चा कौन उठा रहा है, दूसरा राज्य उठा रहा है। उनकी सेना का पूरा खर्चा कौन उठा रहा है, दूसरा राज्य उठा रहा है। तो आप देखेंगे कि बफर स्टेट की सीमाओं को सुरक्षित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। यदि उसकी सीमा सुरक्षित होती थी, कंपनी की सीमा, कंपनी के साम्राज्य की सीमा क्या होती थी, स्वतः सुरक्षित हो जाती थी। जैसे अभी आपने देखा कि बंगाल के साम्राज्य उनका है, वहां उनको अपनी सीमा सुरक्षित रखना है, तो उन्होंने किसको बफर स्टेट बनाया, अवध को। अवध की सीमा सुरक्षित तो स्वतः बंगाल की सीमा सुरक्षित। ठीक है, तो इस प्रकार से वो करती थी। और इस पे एक फायदा ये भी होता था कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई खर्चा नहीं होता था। जिसे वो बफर स्टेट के रूप में बनाती थी, उसी राज्य को पूरा सैन्य खर्चा उठाना पड़ता था। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है। तो अभी ये जो काम किया गया रिंग फेंस पॉलिसी के रूप में, ये छोटे स्तर पर काम किया गया। क्या किया, छोटे स्तर पर काम किया गया। और एक और बात कि अभी आपने देखा था कि जैसे ये बंगाल है, इसके यहाँ अवध है, और यहाँ क्या है आपका, दिल्ली। तो अभी यहाँ पर सिर्फ क्या है आपका, अवध। क्या है आपका, अवध। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि कंपनी इससे भी यहाँ भी सुरक्षित करेगी, यहाँ पे भी क्या करेगी, सुरक्षा घेरा बनाएगी, और यहाँ पे भी सुरक्षा घेरा, और यहाँ पे भी सुरक्षा घेरा। यानी आप देखेंगे बंगाल जो है इसे मराठों से भी सुरक्षित करेगी, बंगाल जो है उसे आपके हैदराबाद से भी सुरक्षित करेगी, बंगाल को बर्मा से भी सुरक्षित करेगी, बंगाल को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भी क्या करेगी, सुरक्षित करेगी। जब कंपनी ने बंगाल को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया, तब इसे रिंग फेंस कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है कि रिंग फेंस कैसे बना बंगाल? तो आप देखेंगे चारों तरफ से आप उसका क्या कर दें, सुरक्षा का घेरे का निर्माण कर दें। इसे ही सुरक्षा के घेरे की नीति कहा जाता है, जो कंपनी ने कब से कब तक अपनाई, 1765 से 1813 तक। पहली बार लाने वाला व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स। पहली बार इसका इंप्लीमेंटेशन अवध प्रांत में। इसमें करते क्या है, बफर स्टेट का निर्माण करते हैं। और जिस बफर स्टेट में सेना रखी जाती है, ब्रिटिश सेना, उसका खर्चा वही बफर स्टेट क्या करता है, वहन करता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। ठीक, अब आप देखेंगे कि आगे कंपनी जो है वो इसी रिंग फेंस पॉलिसी का क्या करेगी, विस्तार। और इसी रिंग फेंस पॉलिसी का विस्तार किस रूप में सामने आएगा, सहायक संधि के रूप में सामने आएगा। ठीक है, इसके अब आप देखेंगे कि अच्छा, ये एग्जांपल्स मैंने पहले बता दी हैं। एंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसको बनाया था, कर्नाटक को बनाया था। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किसे बनाया, मैसूर को बनाया। अवध को क्या बनाया, अफगान आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाया, बफर स्टेट। तो कभी कोई पूछे कि रिंग फेंस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन आप बताइए एग्जांपल से, तो आप ये 3 एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब जो है वो हम नेक्स्ट पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, कौन सी, आपकी सहायक संधि प्रथा। ठीक है, तो सहायक संधि प्रथा को इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सब्सिडरी अलायंस क्या है, क्या देखने वाले हैं आप, सब्सिडरी अलायंस क्या। ठीक है, तो ये जो आपके सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कंपनी जब 1600 में आई, कब आई, ठीक है, पहले तो ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह स्थापित किए। फिर आपने देखा होगा कि 1600 के बाद 1700, है ना, 1600 से 1700 के बीच में आपके जो मेन युद्ध होंगे वो कौन से युद्ध होंगे, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए। क्या युद्ध हुए आपके, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे, 3। इसके बाद प्लासी का युद्ध। ठीक है, फिर आपका कौन सा युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा कि डचों के साथ संघर्ष हुआ था कि नहीं, हुआ था। ठीक है, फिर आपके डेनिस के साथ संघर्ष हुआ, फ्रांसीसी के साथ संघर्ष हुआ। ये सारे संघर्ष कर रही है कंपनी। ठीक है, और आप देखेंगे कि इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, क्या आपके हो रहे हैं, युद्ध। और युद्ध में कभी भी जो पैसा है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खर्च होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका आर्थिक क्षति, क्या आपकी आर्थिक क्षति
आर्थिक क्षति बहुत ज्यादा होती है और राजस्व की हानि भी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी जो है वो इस आर्थिक क्षति या राजस्व की हानि को रोकने के लिए सोचेगी कि क्यों ना हम भारतीय भोले भाले शासकों को ऐसा कुछ करवाएं कि युद्ध भी ना हो और हम जो है उनको अपने नियंत्रण में भी ले लें। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। ठीक है, ये वही वाली पद्धति है जिसको क्या बोलते हैं, सहायक संधि प्रथा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि यही आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने आपके बंगाल को जीता था, अवध को जीता था, फिर आप देखेंगे यहाँ मैसूर को जीतेगी, यहाँ कर्नाटक को जीतेगी और यहाँ मराठा। लेकिन अभी भी तो भारत बचा है, क्या है, अभी भी तो भारत बचा है। और इस शेष भारत को जीतने के लिए, शेष भारत में आने वाले प्रांत और देसी रियासतों को जीतने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी के क्षेत्र में अपने साम्राज्य या प्रशासन की स्थापना। अब ये बाकी का क्षेत्र, ये पूरा पहले तो अखंड भारत था, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आपके अपने साम्राज्य विस्तार को करने के लिए जिस नीति का अनुसरण किया उसी को सहायक संधि प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक संधि प्रथा। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी आपके व्यपगत सिद्धांत या आपके वैध उत्तराधिकारी ना होने के कारण या आपके स्वयं की संतान ना होने के कारण, जब दत्तक पुत्र शासक गोद लेते थे तो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानी और उनके राज्य को हड़प लिया गया। इस नीति के माध्यम से भी कुछ शेष बचे राज्यों का अधिग्रहण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। शेष बचे बोला मैंने, जितने सहायक संधि में शामिल हो जाएंगे उसके बाद के राज्यों का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने युद्ध एवं संघर्ष की नीति के माध्यम से, रिंग फेंस पॉलिसी के माध्यम से, फिर आपके सहायक संधि प्रथा के माध्यम से, फिर आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, इन सभी नीतियों का उपयोग करते करते हुए अपने साम्राज्य और प्रशासन का क्या किया है, विस्तार। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आपकी कौन सी प्रथा, कौन सी प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, अब यहां पर आप जान लें कि ये सहायक संधि प्रणाली है क्या। देखो, सहायक का मतलब है अपना सबॉर्डिनेट बनाना। क्या करना, और किसके माध्यम से सबॉर्डिनेट बना रहे हैं भाई, संधि करके। कैसा करके, संधि। ठीक है, तो अब ये संधि कैसे होती थी, जैसे हम मानते हैं कि आपके 3 स्टेट्स हैं, एक स्टेट है आपका ए, दूसरा है बी और चौथा तीसरा है आपका सी। ये 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि कभी ना कभी ये 3 स्टेट्स जो हैं, हो सकता है कभी ए और बी की मैत्री हो जाए, ठीक है, कभी बी और सी की मैत्री हो जाए, कभी ये तीनों ही एक साथ क्या आ जाए, मित्रता संबंध निभाने लगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता था कि ये तीनों की तीनों तो भारतीय देशी रियासत हैं और ये कभी ना कभी मुझ पर क्या कर सकते हैं, हमारे राज्य क्षेत्र पर आक्रमण कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सोचती थी कि हम अपने साम्राज्य को क्या कर लें, सुरक्षित कर लें, लेकिन हम अपने राज्य को सुरक्षित ऐसे करें कि हमको क्या ना करना पड़े, युद्ध भी ना करना पड़े। क्या ना करना पड़े, युद्ध भी ना करना पड़े। तो हमको युद्ध भी नहीं करना पड़े और हमारा राज्य सुरक्षित हो जाए। तो अब वो क्या करेगी, वो करेगी कि इनके साथ कुछ कुछ डीलिंग करेगी। क्या करेगी, डीलिंग। सबसे पहले तो वह इन तीनों राज्यों को आपस में भड़का देगी। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि वो ए से कहेगी कि आपके 2 शत्रु हैं, कौन, बी राज्य और सी राज्य। ठीक है, बी से कहेगी कि आपके 2 शत्रु हैं, ए राज्य और सी राज्य। और सी से कहेगी कि आपके 2 शत्रु हैं, कौन, ए राज्य और बी राज्य। यानी वह करती क्या थी कि इनके निकटवर्ती जो राज्य होते थे उनके उनको क्या बना देती थी, शत्रु बना देती थी। क्या बना देती थी, शत्रु। और इनसे ए राज्य से कहेगी कि बी और सी जो है वो आपके ऊपर क्या करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले। ठीक है, और बी से कहेगी ए और सी से कहेगी कि ए और बी आपके ऊपर क्या करने वाले हैं, आक्रमण। तो पहले तो परस्पर प्रतिद्वंदिता स्थापित कर देती थी उन भारतीय रियासतों के शासकों के बीच में, और इन तीनों को अलग अलग डराती थी।
यानी आप देखेंगे कि सहायक संधि प्रथा में सबसे पहले ए को डराया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर बी स्टेट क्या करने वाला है, आक्रमण, और तुम्हारे ऊपर कौन करने वाला है, सी आक्रमण करने वाला है। तो एक काम करो कि ये बोलेंगे कि आप हमसे क्या ले लो, हम आपकी क्या करेंगे, सहायता। तो ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी सहायता का वादा करने के एवज में इसके पास अपनी क्या रखवा देगा, आर्मी। क्या रखवा देगा, आर्मी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर क्या कर दी, अपनी आर्मी रखवा दी, और इससे बोलेगी कि इस आर्मी का खर्चा आपको वहन करना है। किसको करना है, आपको। ठीक। फिर इसने क्या किया, ये जो बी कंपनी है या बी स्टेट है, इससे क्या बोलेगी कि ए और सी आपके ऊपर आक्रमण करने वाले। तो बी डर जाएगा, बोलेगा यार युद्ध वुद्ध नहीं करना चाहते हैं, एक काम, तो वो बोलेगा एक काम करो, मैं ए और सी से आपको सुरक्षित रखने के लिए हम आपको क्या दे देते हैं, आर्मी। तो अब यहाँ पर भी इनको क्या दे देगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी देगी, और सेम आपके सी को भी क्या दे देगी, आर्मी दे देगी। ठीक है, और बोलेगी कि इस आर्मी का खर्चा आपको ही उठाना है। ठीक है, फिर इसके बाद इस आर्मी के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी कि आपको और भी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है, उस शर्त में एक चीज होगी कि ये जो एक ए जो स्टेट है, इसके रेजिडेंट में, रेजिडेंट का मतलब होता है वहां आवास पे, इनके आवास क्षेत्र में एक ब्रिटिश अधिकारी हमेशा परमानेंट रहेगा। ठीक है, बी के भी क्षेत्र में एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो परमानेंट रहेगा, और सी के में भी आपके एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो परमानेंट रहेगा। अब ये कहेंगे कि ये ना आपको आगाह करता रहेगा कि कहीं आपके ऊपर आक्रमण वाक्रमण तो नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो ए के, कहीं ए बी से बात ना कर ले और कहीं ए सी से बात ना कर ले, इसकी पूरी क्या करता था, निगरानी करता था। ए के साम्राज्य प्रशासन की जो नीतियां डिस्कस होती थी उसमें वो भागीदार बन के रहता था, लेकिन उसे इस पर अपने सजेशंस देने के या बोलने आदि का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ क्या करेगा, सुनेगा। ठीक है, और वो इतना बारीकी से अवलोकन करेगा कि ए राज्य में होने वाली संपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट किसको बताता रहेगा, इस ब्रिटिश साम्राज्य को बताता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला ए को कि यदि कभी आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे बी पर आक्रमण कर देना चाहिए, तो आपको आक्रमण करने से पहले हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, बी से कहा कि आपको कभी महसूस हो कि ए के ऊपर मैं आक्रमण कर दूं तो आपको मेरी क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। एक और बात बोल दी, ये भी एक शर्त थी। इसके बाद उन्होंने बोला कि ए जो है वो बी के खिलाफ किसी अन्य देशी रियासत की भी सहायता नहीं ले सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि ए और बी बस विरोधी हो और ए और सी विरोधी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ए जो है वो बी के खिलाफ सी से कभी भी सहायता नहीं ले सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ सहायता कौन देगा, हम देंगे। ठीक है, लेकिन आप यहां पर ये जानते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है तो उसी दौरान आपके कौन है, फ्रांसीसी भी तो भारत में है। कौन है फ्रांसीसी, डच भी तो भारत में है, पुर्तगाली भी तो क्या है, भारत में। तो इनको ये भी आशंका थी कि ये जो अन्य यूरोपीय लोग हैं, कौन है आपके, अन्य यूरोपीय लोग, ये जो भारतीय शासक ए है ये क्या कर सकता है, अन्य यूरोपियन से भी तो क्या ले सकता है, सहायता ले सकता है। भाई इनकी भी तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनकी भी तो आर्मी मॉडर्न है, तो इनको ये भी डर लगा रहता था कि ये स्टेट कहीं अन्य यूरोपियन से क्या ना ले ले, सहायता ना ले ले। तो सहायक संधि प्रथा में एक शर्त ये भी रखी कि आप किसी भी अन्य यूरोपियन जैसे कि फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या डेनिश जो हैं, इनका आप किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लेंगे। ठीक है, सहयोग नहीं लेंगे बोले, तो क्या हम इनको एम्प्लॉयज के रूप में रख सकते हैं, तो बोले नहीं, आप किसी अन्य यूरोपीय नागरिकों को अपने यहाँ सैनिक के रूप में भी नहीं रखेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। चलो, अब ये जो सहायक संधि प्रथा, यहां आप इस एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, इस सहायक संधि प्रथा के पीछे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके मंसूबे अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब मंसूबे कैसे थे ये बताते हैं। पहली चीज कि सहायक संधि प्रथा ये तीनों ने क्या कर ली है, एक्सेप्ट कर ली, और जब तीनों ने एक्सेप्ट कर ली तो तीनों ने कभी क्या एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया, नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इनको तो तीनों को इन्हीं ने भड़काया था, तो तीनों ने कभी आक्रमण नहीं किया। दूसरी बात कि
यहां पर ब्रिटिशर्स ने तीनों क्षेत्र में अपनी क्या कर ली, सेना का विस्तार कर लिया। और सेना का खर्चा कौन उठा रहे हैं, ए, बी और सी उठा रहे हैं। यानी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भी पैसा नहीं लग रहा। एक और बात कि ब्रिटिश साम्राज्य तीनों से सुरक्षित हो गया, ए से भी सुरक्षित, बी से भी सुरक्षित और सी से भी सुरक्षित। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर इनके क्या बैठे हैं, एक एक रेजिडेंट भी बैठे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो यह ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इस तरीके से पूरे क्षेत्र में हुआ। तो ये जो सहायक संधि प्रथा थी, ये बिना युद्ध किए ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करवा देती थी, पहला। दूसरा, अन्य यूरोपियन की नियुक्ति नहीं होती थी, तो अन्य यूरोपियन जो आपके कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या कर सकते थे, साजिश कर सकते थे, उस साजिश की संभावना को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तीसरा कि ये तीनों अपने एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करने दे रहे हैं, तो उनके आपस में गुट भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो इनको ये भी। और चौथी बात कि इन तीनों की जो एकता थी उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात है। चलो, और कभी मान लो कि बात युद्ध हो जाए तो ब्रिटिश सेना जो है वो इनके क्षेत्र से ही जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करी किस प्रथा के माध्यम से, सहायक संधि। तो एक तीर से कई निशाने लगाए थे, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, किस प्रथा के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से। चलिए, तो आगे जो है वो अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो आपके सहायक संधि प्रथा है, कौन सी प्रथा, सहायक संधि प्रथा। इस प्रथा को अपनाने वाला पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। क्या था आपका, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, यह किस प्रकार की नीति थी, साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति की नीति थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था। आपने अभी देखा था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार ए तक भी हुआ, बी तक भी हुआ और सी तक भी हुआ ना। तो साम्राज्य विस्तार किसका होता था, ब्रिटिशर्स का। तो साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह नीति लाई गई थी। अभी इसके पहले आपने देखा था कि आपके कौन सी नीति लाई गई थी, रिंग फेंस। तो रिंग फेंस पॉलिसी में आप बफर स्टेट बनाते थे, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, पूरा की पूरा साम्राज्य विस्तार और अधिक शर्तों के साथ बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और अधिक शर्तों के साथ बढ़ा रहे हैं। यानी रिंग फेंस पॉलिसी का ही विस्तार क्या है, सहायक संधि प्रथा है। और इसका इंप्लीमेंटेशन भारत में कब से कब तक किया गया, 1798 से 1805 तक। ठीक है, इसका सबसे सफल प्रयोग और सबसे अच्छा प्रयोग किसने किया, गवर्नर वेलेजली ने किया। ठीक है, क्लियर। तो वेलेजली जो है वो किस प्रथा का जनक कहा जाएगा, सहायक संधि प्रथा का जनक। ये उसके ही मन की उपज थी कि यार ये युद्धों में बहुत पैसा खर्च होता है, कहीं ऐसा कोई एक ऐसा उपाय निकाल लूं कि युद्ध भी ना हो और भारतीय शासक गुलाम भी बन जाए, हमारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो आप देखेंगे कि इस प्रथा के माध्यम से, किसके माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से मुख्यतः किन के साथ संबंध स्थापित किए गए, देशी रियासतों के साथ संबंध स्थापित किए गए। अब अपन शर्तों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी को आप शर्त बोल सकते हैं, इसी को आप सहायक संधि की विशेषताएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो सहायक संधि प्रथा की पहली विशेषता है कि जिन भारतीय शासकों के द्वारा सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया जाता था, वे ब्रिटिश कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य शक्ति से ना तो लड़ाई करेंगे और ना ही किसी प्रकार के संबंध रखेंगे। यानी ना तो ए बी से लड़ेगा, ना सी से लड़ेगा, किसके अनुमति के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। और ना ही वे एक दूसरे से कोई संबंध रखेंगे जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ना दे, अनुमति ना दे। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि जो भी राज्य सहायक संधि प्रथा को क्या करेगा, स्वीकार, उनके राज्य क्षेत्र में कौन सी आर्मी रखी जाएगी, ब्रिटिश सेना। तो आप देखेंगे कि सहायक संधि प्रथा के माध्यम से संपूर्ण भारत में विस्तृत एक विशाल सेना का संगठन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि प्रथा के माध्यम से किया। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्रिटिश सेना, जैसे ए में भी सेना रख गई, बी में भी सेना रख गई, सी में भी सेना रख गई। तो आप सोचिए कि इस तरीके से जितने राज्यों का एनेक्शन होगा, सभी राज्यों में क्या सेना रहेगी, ब्रिटिशर्स की ही सेना रहेगी। और यहां पर ये ध्यान रखना कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, अंग्रेज अधिकारी करेंगे। ठीक है, लेकिन उस सेना का संपूर्ण खर्च कौन वहन करने वाला है, वह भारतीय राज्य, जिसने सहायक संधि प्रथा को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तीसरी शर्त आप देखेंगे कि उनको एक अधिकारी की क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति रखने कर, जिसको क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश रेजिडेंट। क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश रेजिडेंट।
यानी ये परमानेंटली वहां रहेगा और वो पर्टिकुलर राज्य अपने राज्य प्रशासन के संदर्भ में, सुरक्षा के संदर्भ में, वित्त, प्रशासन, राजस्व आदि के संदर्भ में जो भी नीतियां बनाएगा उसमें ये रेजिडेंट भाग लिया करेगा, लेकिन शांतिपूर्वक बैठा रहेगा बिना किसी सलाह के दिए। ठीक है। और बाद में गुप्त रूप से किसको रिपोर्ट किया करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपने अभी एग्जाम्पल देखा था उस एग्जाम्पल के तहत, या आप ध्यान रखें कि सहायक संधि जिस भी राज्य ने एक्सेप्ट करी उसके विदेशी संबंध क्या है? आपके विदेशी संबंध किसके नियंत्रण में होंगे? कंपनी के नियंत्रण में। अब विदेशी संबंध मतलब जैसे यूरोपीय, अन्य यूरोपियों के साथ, चाहे डच हो, पुर्तगाली हो, डेनिश हो, उनके साथ जो विदेशी संबंध कंपनी के होंगे वो किसके नियंत्रण में आ जाएंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाएंगे। यदि वो कोई क्या करते हैं, आपके युद्ध करते हैं या युद्ध कोई करना चाहते हैं, तो इसके पहले, सबसे पहले उनको किसके साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से विचार विमर्श करना पड़ेगा। और युद्ध के संदर्भ में कि हाँ तुम युद्ध करोगे, इसका निर्णय कौन देगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। ठीक है। तो शर्त क्या है? पहली, किसी अन्य शक्ति से ना तो लड़ाई करोगे और ना ही कोई संबंध रखोगे। दूसरा क्या है? ब्रिटिश सेना रखी जाए, उसका खर्चा वह पर्टिकुलर स्टेट देगा। तीसरा, एक रेजिडेंट रखना अनिवार्य है और ये अंग्रेज अधिकारी होगा जो आपके आंतरिक प्रशासन की नीतियों को बिल्कुल बारीकी से देखेगा वहां बैठ के। ठीक है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बोला नहीं था। ठीक है, क्लियर। तो बोले कि बस हम तो बस मतलब रखना चाहते हैं ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे और वो निर्णय लेने में थोड़ा अग्रणी रहेगा। ठीक है। और विदेशी संबंध भी किसके नियंत्रण में रहेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। इसके बाद बोल दिया नेक्स्ट आपकी संधि की शर्त कि आपकी जो कंपनी है इसकी अनुमति के बिना आप किसी अन्य यूरोपीय शक्तियों को सेवा में नहीं रख सकते। ठीक है। यानी ना पुर्तगालियों को आप सैनिक के रूप में रख सकते, ना आपने प्रशासन में रख सकते, ना अधिकारी के रूप में, ना क्लर्क के रूप में, किसी भी रूप में आप पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आदि को नहीं रख सकते। मतलब सभी यूरोपीय शक्तियों का क्या कर देंगे? ये सफाया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, देशी रियासतों की जिम्मेदारी क्या होगी? आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने की। और उस आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होगी? आपके पास सेना दी है हमने, वही सेना आपके यहाँ पर क्या करेगी? आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखेगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस आंतरिक शांति और व्यवस्था के बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बहुत अधिक पैसा वसूला। अब पैसा कैसे वसूलते थे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये है आपका ब्रिटिश प्रांत, क्या कहा मैंने? ठीक है। और मैंने कहा कि एक स्टेट जो है जिसका नाम है ए स्टेट, क्या है आपका? ए स्टेट, इसने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया। तो बोले कि आपके यहाँ हमारी क्या रहेगी? आर्मी। क्या रहेगी आपके? आर्मी। तो बोले हमारी आर्मी में 10,000 सैनिक रहेंगे। कितने? 10,000। तो अब यहाँ पर ए बोलेगा कि ये 10,000 सैनिकों का खर्चा कैसे दोगे? तो बोले या तो एक काम करो, अपना ये जो राजकोष है इसमें से जो पैसा आता है इसको हमारी आर्मी के जो सैनिक है उनके रहन सहन, खाना पीना, खर्चा, वेतन सब तुम वहन कर देना। किससे दे दो? राजकोष से। या एक काम करूं कि आप ना आपके यहाँ का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला सूबा हमको दे दो। क्या दे दो? इस वाले सूबे को क्या दे दो? हमको दे दो। इस वाले सूबे से जो भू राजस्व की राशि आएगी उसको हम अपने 10K की जो आर्मी आपके यहाँ रखवा रहे हैं उससे खर्चा करवा दिया करेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे ये ए वाला जो प्रांत था इसने अपना एक क्षेत्र भी खो दिया। क्या कर दिया? एक क्षेत्र भी खो दिया। किसके लिए? ब्रिटिश सेना के मतलब खर्चे के लिए। ब्रिटिश सेना जो रखी जा रही है उसके सैन्य खर्चे का वहन कौन कर रहा है? ए। या तो राजकोष से करे या अपने क्षेत्र को देकर करे। क्लियर है यहां तक? तो ये भी शर्त थी कि सेना के खर्च का वहन करने के लिए राज्य अपना क्या करेगी? एक क्षेत्र कंपनी को दे देगी, या तो वो क्या कर सकती है? वार्षिक अनुदान दे सकती है। ठीक है। जिसके बदले में कंपनी को क्या, वो सॉरी, राज्य को क्या मिलेगा? बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी क्या करेगी? शत्रुओं से रक्षा करेगी। एक और बात ये भी बोलते थे कि हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये तो मात्र एक लॉलीपॉप है। ठीक है। चल, तो सहायक संधि प्रथा की पूरी शर्तें समझ में आ गई। ठीक। अब हुआ ये कि क्या सहायक संधि प्रथा जैसी कोई प्रणाली क्या वेलेजली के अलावा किसी अन्य गवर्नर ने पहले एक्सपेरिमेंट करी थी? तो आंसर है हाँ, की थी। ठीक है।
किसने किया था? डुप्ले ने। तो आप देखेंगे कि फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। उसने क्या किया था? ये जो आंग्ल कर्नाटिक वॉर हुए थे, हाँ, तो यहाँ पर जो आंतरिक संघर्ष होते थे ना, उनके लिए क्या करता था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना उनको दे देता था और कहता था कि जब आप हमारी सेना लेकर जाओगे तो लड़ाई वड़ाई सब होगी, लेकिन इसके बदले में मैं क्या लूंगा? किराया। ठीक है। तो सहायक संधि प्रथा का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पहले से सबसे पहले किसने किया भारत में? डुप्ले ने किया था। ठीक है। तो सहायक संधि, उसे सहायक संधि प्रथा नहीं कहा जाता क्योंकि सहायक संधि प्रथा में बहुत सारी शर्तें हैं जो अभी आपने डिस्कस करी, तो इतनी सारी शर्तें नहीं थी। डुप्ले ने सहायक संधि प्रथा का एक छोटा प्रयोग एंग्लो कर्नाटिक वॉर वाले क्षेत्र पे या कर्नाटिक वाले रीजन पर, हैदराबाद रियासत वाले क्षेत्र पर किया था, जिसमें वहां पर जो शासकों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता था, इस आंतरिक उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अपनी क्या दे देती थी? सेना दे देती थी, जिसके बदले में वो क्या लेते थे? आपके किराया लेते थे। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि डुप्ले ने जो ये काम किया था, इसी को सीखा था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको फिर कब इंप्लीमेंट किया? इसका इंप्लीमेंट किया इलाहाबाद की संधि के बाद। और संधि के बाद जब उसने इंप्लीमेंट किया तो किस पर लागू किया? अवध पर लागू किया। लेकिन यहाँ पर जो उसने अवध को बफर स्टेट बनाया, तो वो तो सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग इसने भी किया। ठीक है। लेकिन संपूर्ण भारत में विस्तारित रूप से उसका एक पूरा फॉर्मेट, ये शर्त, ये शर्त, ये शर्त, ये चीज, ये चीज, इसका उल्लंघन करोगे तो ये परिणाम, ये पूरा एक फॉर्मेट, पूरा प्रारूप तैयार फिर किसने किया? वेलेज़ली ने किया। ठीक है। तो पहला प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। पहला ब्रिटिशर्स, जिसने रॉबर्ट क्लाइव, जिसने एक छोटा सा प्रयोग इलाहाबाद की संधि के बाद अवध क्षेत्र को बफर स्टेट बना के किया था। ठीक है। फिर आपने देखा था कि फिर वहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा तो इसी के प्रयोग को वो किसके रूप में बदल देगा? रिंग फेंस पॉलिसी के रूप में बदल देगा। और जब वेलेज़ली आएगा तो रिंग फेंस पॉलिसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? सब्सिडरी अलायंस में कन्वर्ट कर देगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो धीरे धीरे इसी चीज का क्या होता गया? विस्तार होता गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने जाना। आप लोग ये जानेंगे ध्यान से कि सहायक संधि प्रथा का वास्तविक विस्तार किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। कब से कब तक किया गया? 1798 से 1805 के दौरान। ठीक है। अब इस सहायक संधि प्रथा को स्वीकार करने वाला पहली देसी रियासत या पहला भारतीय प्रांत कौन सा था? तो आंसर है हैदराबाद। कौन सा प्रांत आपका? हैदराबाद, जिसने 1798 में सबसे पहले सहायक संधि प्रथा को क्या किया था? एक्सेप्ट किया। तो हैदराबाद का निजाम या हैदराबाद के शासक ने सबसे पहला राज्य जिसने सहायक संधि प्रथा एक्सेप्ट करी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अन्य इन क्षेत्रों को भी क्या किया? सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कराया। और आप देखेंगे यहाँ कोई युद्ध वुद्ध नहीं किया। तो आप देखेंगे मैसूर ने कब एक्सेप्ट किया? 1799 में। तंजौर ने कब एक्सेप्ट किया? अक्टूबर 1799। अच्छा, एक मिनट ना, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको हैदराबाद प्रांत की लोकेशन सबको क्लियर है? ठीक। तो आप यहाँ देखें कि ये था आपका कौन सा प्रांत? हैदराबाद। ठीक है। सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया? हैदराबाद। तंजौर या तंजावर यहाँ था, जिस पर किसका आधिपत्य था? मराठों का। इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है। इसके बाद किसने एक्सेप्ट किया? अवध ने। फिर इसके बाद किसने किया? पेशवा। कहाँ के? मराठों के। फिर यहाँ पर आता है आपका बराड़ क्षेत्र, इसके भोसले ने। फिर आप देखेंगे यहाँ आता है आपका कौन? सिंधिया, इन्होंने कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान वाले क्षेत्र पे, कहाँ पर? तो आप देखेंगे राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर नामक इलाके। यहाँ के जो देसी रियासत, छोटी 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 देसी रियासतें थी, उनके शासकों ने भी क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। इनके ईयर्स आप सभी को याद होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 5 के ईयर सहित नाम याद होने चाहिए। कि सबसे पहले हैदराबाद ने 1798, सेकंड नंबर पर मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799 में, और चौथा आपका अवध नवंबर 1801, और पेशवा दिसंबर 1801। ठीक है, क्लियर? चूंकि आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में सिंधिया भी आते हैं, तो सिंधिया जो है उसकी रियासत मध्य प्रदेश क्षेत्र में थी। इन्होंने सहायक संधि प्रथा कब स्वीकार करी थी? 1804 में। ये भी आपको याद रखना। अब थोड़ा सा ये मैप देखो, मैंने सबकी लोकेशन बताने की कोशिश की। बताओ ये सारे राज्य जो उसने जीते, उन्होंने किसके माध्यम से जीत लिए? ठीक है। तो आप बताओ कितना बड़ा राज्य क्षेत्र पे विस्तार हुआ है? किसका? ब्रिटिशर्स का, और उनकी आर्मी का भी। ठीक है। चलो,
तो सबसे पहला प्रांत आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा है, अवध। क्या है आपका, अवध। ये वाला आपका अवध प्रांत की लोकेशन क्लियर है। गायकवाड़ क्लियर है यहाँ पर। फिर ये यहाँ आपके सिंधिया, ठीक है। फिर आपके कौन आ जाएंगे, पेशवा, कहाँ पर, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ये आपके हैदराबाद, ये है आपका मैसूर वाला, और ये है आपका तंजौर। तो जो जो नाम आए थे उनकी लोकेशंस क्लियर है। किसके मैप पे, आपके इंडिया के मैप पर। तो सबको ये लोकेशन क्लियर होनी चाहिए कि कहां पर कौन से शासकों ने क्या किया है, आपके सहायक संधि प्रथा को एक्सेप्ट किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये किसके माध्यम से विस्तारित हुआ, सहायक संधि के माध्यम से, ठीक है। तो आप ये सारे क्षेत्र को देख सकते हैं कि ये अवध वाला क्षेत्र है, ये सिंधिया का है, ये गायकवाड़ का है, फिर ये यहाँ पर आपके भोसले, यहाँ पर पेशवा, फिर हैदराबाद, यहाँ मैसूर, यहाँ तंजावर। इतना क्षेत्र तो खाली सहायक संधि से क्या कर लिया, जीत लिया। और यहाँ पर युद्ध भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। बिना युद्ध किए ही ये सारे क्षेत्र क्या हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सहायक संधि प्रथा के परिणाम क्या निकले, ठीक है, क्लियर। तो सहायक संधि प्रथा के परिणाम ये निकले कि कंपनी ने युद्ध नहीं किया। कंपनी ने क्या नहीं किया, युद्ध। और बिना किसी युद्ध के ही कंपनी ने, खर्चा कौन उठा रहा था ब्रिटिश सेना का, हाँ, तो देसी रियासतों को उन्हीं के खर्चे के आधार पर ही उनको अपना अधीन बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अपनी पूरी सेना का विस्तार कर लिया। पूरी सेना का विस्तार किया है। देखो आप, ये पूरे क्षेत्र पर अपनी क्या किया, सेना, अपनी आर्मी खड़ी कर ली। और इतने बड़े क्षेत्र पर अपनी विशाल सेना का संगठन किसके खर्च पर किया, इन्हीं देसी रियासतों के शासकों के राजकोष के खर्च पर, या उनसे उनके क्षेत्र को लेकर उनके ही खर्च पर क्या कर लिया, सेना का विस्तार। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सेना का विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया। और उसका खर्चा किसने उठाया, देसी रियासतों ने। सैनिकों को वेतन किसने दिया, भारतीय शासकों ने। सैनिकों का खाना पीना का खर्चा भारतीय शासकों ने उठाया, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जो आपके दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी जिनका नाम क्या है आपका, या तो आपके पुर्तगाली हैं, क्या है आपके पुर्तगाली, फिर क्या है आपके डच हैं, और कौन थे आपके फ्रांसीसी और डेनिश। तो इनको क्या कह दिया था कि इनको आप अपने राज्य क्षेत्र में नहीं रखेंगे, ना आपकी इनकी सेनाएं रखेंगे, ना अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, ना आपको इनसे कोई सैन्य सहायता लेनी है। तो अन्य यूरोपीय कंपनियां क्या भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर सकती थी ना, लेकिन सहायक संधि प्रथा की शर्तों का उल्लंघन नहीं करना था उनको। सहायक संधि प्रथा को उनने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो इन लोगों ने कभी दूसरी यूरोपीय कंपनियों को सलाह नहीं ली, और इस प्रकार से दूसरी यूरोपीय कंपनियां जब भारत में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएंगी तो उनकी वृद्धि के सारे रास्ते बंद करने वाली जो प्रथा थी वो सहायक संधि प्रथा थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स का भी सफाया कर दिया। किस, उनसे भी युद्ध करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। और बिना युद्ध किए ही उसने क्या कर दिया, उन कंपनियों का भी क्या कर दिया, सफाया कर दिया। तो इस सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत ही ना तो देसी रियासत के शासक अपने बाजू वाले देसी रियासत और राज्यों के साथ संबंध रखते थे, और ना ही यूरोपीय कंपनियों से कोई संबंध रखते थे। तो अब बताइए कि नुकसान क्या क्या हुआ, ठीक है। तो देसी सहायक संधि प्रथा से नुकसान क्या क्या हुआ, तो आप देखेंगे सहायक संधि प्रथा से संपूर्ण खर्च सैनिकों का कौन उठा रहा था, देसी रियासतें उठा रहे थे। तो बताओ, सैनिकों के संपूर्ण खर्च में आपके पूरा पैसा किसका जा रहा है, राजकोष से जा रहा है। यार, युद्ध भी नहीं हो रहा है और सैनिक का खर्चा भी उठाए जा रहे हो, क्योंकि ये तो एक क्या है, स्थायी सेना का गठन है। तो युद्ध भी नहीं हो रहा और राजकोष से पैसा उनकी सेना में खर्च होते जा रहा है। उनकी सेना तो सुसज्जित होते जा रही है और युद्ध भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या मतलब निकलता है इस पैसे का खर्च करने का। लेकिन आप देखेंगे कि इससे भारतीय रियासतों के जो शासक थे उनके राजकोष क्या हो गए, खाली हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि राजकोष खाली हो गए, या तो उनको अपना क्षेत्र ही गंवाना पड़ा। क्या करना पड़ा, क्षेत्र। जैसे अभी समझाया था कि या तो आप क्या करें, राजकोष से पैसे दे दें, या अपना कोई क्या कर दें, क्षेत्र दे दें, जिसके भू राजस्व से हम अपनी सेना का क्या कर देंगे, खर्च उठा लेंगे। तो या तो उन्हें अपना क्षेत्र विशेष की हानि हो गई, और नहीं तो उनको उनके राजस्व की हानि उठी, ठीक है। फिर इसके बाद एक बात बताओ कि यदि कोई देसी रियासत भारत में है, क्या है आपके, कोई देसी रियासत भारत में है,
तो भाई उसके आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने की संप्रभुता, ठीक है, उसके पास होनी चाहिए कि नहीं। तो ब्रिटिशर्स कौन होते थे ये बताने वाले कि अवध प्रांत जो है वो अपने आजू बाजू वाले प्रांत के साथ संबंध नहीं रखेगा। ब्रिटिशर्स कौन होते थे इस बात को इस बात का हक छीनने वाले कि आप अन्य यूरोपीय कंपनियों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। यानी आपने उनके निर्णय लेने की शक्ति को भी क्या कर दिया, प्रभावित किया। तो भारतीय देशी रियासतों के शासकों की संप्रभुता छीन ली गई। और जो आप रेजिडेंट की नियुक्ति करते थे ना वहां पर ब्रिटिश अधिकारी की, वो तो ऑल टाइम इनके ऊपर क्या करता था, सर्विलियंस करता था। तो वो बेचारे अपने आंतरिक प्रशासन की जो नीतियां बनाते थे उसकी निगरानी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी वहां बैठकर करता रहता था, जिसके कारण उनके आंतरिक निर्णय लेने की क्षमता भी छिन गई। बाहरी निर्णय लेने की क्षमता तो छीनी ही छीनी, आंतरिक निर्णय लेने की क्षमता भी छिन गई। और जब दोनों प्रकार की निर्णय लेने की क्षमता छिन जाती है तो इसे कहते हैं संप्रभुता पर चोट। ठीक है, तो सहायक संधि प्रथा के माध्यम से उनकी संप्रभुता क्या कर ली गई, छीन ली गई, क्योंकि ना तो वे किसी अन्य रियासत के शासक के साथ संबंध रख पाएंगे और ना ही यूरोपीय के साथ संबंध रख पाएंगे, ना अपने पड़ोसी राज्यों के साथ क्या कर पाएंगे, संबंध रख पाएंगे। तो देशी रियासतों की क्या छिन गई, आपके स्वतंत्रता। अच्छा, यूरोपियन कंपनियों के हस्तक्षेप को भी उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, कई यूरोपियन एक्सपर्ट्स लोगों को वो अपनी सलाह या नौकरी पर नहीं रख पाते थे, तो यहां से उन्होंने क्या कर दिया, यूरोपियन की अन्य यूरोपियन का भी क्या कर दिया, सफाया। ये हुए आपके क्या, सहायक संधि प्रथा के परिणाम, क्या निकल गए, परिणाम। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कहा कि व्यक्तिगत निर्णयों में भी क्या करती थी, हस्तक्षेप। कौन करती थी, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे आप देखेंगे कि उनके राज दरबार में, राजाओं के दरबार में क्या होता था, हर प्रत्येक सभा में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहता था, एक अधिकारी उपस्थित रहता था। वो भले ही चर्चा में भाग, मतलब सब लोग उन्हीं लोग चर्चा करेंगे, वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन भाई वो सारी चीजों को क्या करता था, निगरानी, है ना। तो उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की बारीकी से निगरानी करता था और उसकी उपस्थिति क्या थी, अनिवार्य थी। तो ये उनकी आंतरिक स्वतंत्रता भी क्या कर ली गई, छीन ली गई। उनके व्यक्तिगत निर्णयों में भी क्या हुआ, हस्तक्षेप हुआ। ऐसा तो नहीं रहा होगा कि वो मूक बधिर बन जाता होगा, कुछ ना कुछ तो वो बोलता ही रहा होगा। ठीक है, अब बोला तो गया था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलता तो रहा होगा। यहाँ नहीं बोलता रहा होगा तो फोन लगा के जरूर बोलेगा। ठीक है, चल। इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय रियासतों को क्या हुई, आर्थिक हानि हुई। उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता क्या हो गई, समाप्त हो गई, जिसके दूरगामी प्रभाव आपको क्या मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे। किस संधि के माध्यम से, आपके सहायक संधि के माध्यम से। अच्छा, ये सहायक संधि एक्सेप्ट कैसे करवाई जाती थी, एक्सेप्ट ऐसे करवाई जाती थी, या तो आपके डर के माध्यम से, कि उनके ऊपर भय पैदा किया जाता था कि उनके ऊपर क्या करने वाला है, पड़ोसी राज्य क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। ठीक है, लेकिन आप या तो उन लोग अपने राज्य क्षेत्र में होने वाले नुकसान को नहीं वहन करना चाहते थे। वो सोचते थे कि युद्ध से बचने की बजाय क्या कर लो, आप इनके साथ संधि कर लो। तो या तो डर के माध्यम से ये लोग क्या करते थे, आपके संधि करवा देते थे, या सुरक्षा देने के माध्यम से, किसके माध्यम से, सुरक्षा देने के उद्देश्य से करवा देते थे। और जब कोई शासक आपके सहायक संधि प्रथा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता था तो ये लोग उनके साथ युद्ध करते थे। किसके साथ करते थे, युद्ध करते थे। जैसा कि आपको बता दें कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाली जो रियासत थी उसका नाम था मैसूर रियासत। मैसूर रियासत के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन्होंने सहायक संधि प्रथा, टीपू सुल्तान ने सहायक संधि प्रथा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तब इन्होंने क्या किया, वहां पर एक अपना पसंद का एक व्यक्ति शासक बनवा दिया और उसके माध्यम से सहायक संधि प्रथा क्या करवा दी, एक्सेप्ट करा। तो गलत या अवैध तरीकों का अपनाकर भी ये लोग सहायक संधि प्रथा पर क्या करवाते थे, हस्ताक्षर करवाते थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्या, सहायक संधि प्रथा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने दो जो नीतियां हैं, किसकी, ब्रिटिश साम्राज्य की या प्रशासन के विस्तार की नीतियां। पहली नीति थी आपकी रिंग फेंस पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी है आपकी सहायक संधि प्रथा। इन दोनों को कंप्लीटली पढ़ लिया है, रिवीजन कीजिएगा। बाद में हम देखेंगे कि भारत को कैसे इन्होंने इन्हीं प्रथाओं के माध्यम से साम्राज्य विस्तार कर लिया, और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे देशी रियासत इनकी कूटनीति या चाल के साथ अपने झांसे पे आ गए और हम लोग जो है वो इनके क्या बन गए, गुलाम बन गए। ठीक है, तो इनके वास्तव में ये तो गुलाम बनाने की ही नीतियां थी अपनी। ठीक है, कौन कौन सी नीतियां,
आपके रिंग फेंस पॉलिसी, फिर आपके सहायक संधिपता, और कल की क्लास में आप डिस्कस करेंगे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, ओके, थैंक यू।